लें जी, सबसे पहले तो ये कि कॉन्गो आपके सामने नक्शे पे कहाँ पे मौजूद है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, सेकंड ओनली टू अल्जीरिया विच इज़ अप हियर। अल्जीरिया ज़्यादातर वैसे ही आपको पता है डेजर्ट है, सो इसलिए कॉन्गो इज़ रियली kind of one of the largest countries of Africa. It has 111 million people. In that sense, it's the fourth largest country in terms of population. So very large country, land mass के हिसाब से भी और population के हिसाब से भी। ये आप देख सकते हैं बिट ऑफ अ क्लोजअप के टांजानिया, अंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे एक और कंट्री है, दे हैव द सेम सॉर्ट ऑफ नेम बट दे आर डिफरेंट कंट्रीज। दिस इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉट द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बेसिकली एक फ्रेंच कॉलोनी थी, जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बेल्जियम की कॉलोनी थी। ये साथ आपको रवांडा, बुरुंडी वगैरह, सूडान, टांजानिया नज़र आ रहे हैं। ये उसका झंडा है, द ब्लू flag. Democratic Republic of Congo is a country that we're interested in because ये बेल्जियम की वाहिद कॉलोनी थी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये साथ आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रांस की कॉलोनी थी। इसकी थोड़ी डिफरेंट तारीख है और कॉन्गो की थोड़ी डिफरेंट तारीख है। एक बात तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं लफ्ज़ बोलूँ अफ्रीका तो आपके जहन में इस किस्म की कोई इमेज आएगी कि बहुत ही घना किस्म का जंगल है जिसमें जो लोग हैं वो काफ़ी डार्क स्किन्ड हैं। मगर इनफैक्ट अफ्रीका इज़ वेरी वेरी डाइवर्स, वेरी वेरी डाइवर्स। आपके जहन में ये नहीं आएगा कि इजिप्ट भी बेसिकली अफ्रीका का हिस्सा है, इथोपिया भी बेसिकली अफ्रीका का हिस्सा है, अल्जीरिया भी, मोरक्को वगैरह, ये सारे एरियाज़ जो मुस्लिम एरियाज़ हैं, ये सहारा का एरिया, ये सारे एरियाज़ अफ्रीका का हिस्सा है। वहाँ पे इस नॉर्दर्न एरिया के अंदर, तुनिसिया वगैरह के अंदर लोग काफ़ी लाइट स्किन्ड हैं, right? They look more like Arabs, etc., and Caucasian, etc., rather than और जो टोपोग्राफी है, जो नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे मैसिव लेवल का सबसे पहले तो एक ह्यूज किस्म का सहरा है, यानी कि डेजर्ट है, द सहारा डेजर्ट। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ इन अफ्रीका। यू थिंक ऑफ अफ्रीका, यू माइट नॉट थिंक ऑफ द डेजर्ट, बट देयर यू हैव इट। उसके नीचे साहिल रीजन है, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है ना, जहाँ पे ग्रीनरी है, वो ये एरिया है बेसिकली। आप देख सकते हैं कि ये सारा वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन, हैवी किस्म के और घने किस्म के, डेंस किस्म के रेन फॉरेस्ट हैं। एंड ऑफ कोर्स कॉन्गो इज़ राइट हियर, सो इट्स इन द मिडल ऑफ दिस रेन फॉरेस्ट रीजन। दैट्स व्हाई व्हेन यू थिंक ऑफ कॉन्गो you think of this sort of region, etc. Although Congo itself is also in fact quite diverse. आज से तकरीबन 1000 साल पहले, यानी कि 1200 के अंदर, कॉन्गो वॉज ऑलरेडी अ किंगडम। इट एम्ब्रेस्ड अ मिलियन पीपल। ये है किंगडम ऑफ कॉन्गो जो कि 1200s के अंदर कायम हो चुका था। सो इट वॉज अ वास्ट किंगडम, यू नो, क्रिएटेड बाय द अफ्रीकन्स, कोई यूरोपियन नहीं था, एंड सो ऑन। Or here is some of their beautiful, you know, art, etc. The Congo people placed stone figures called tumba on the grave of powerful people. और इसमें 3 सिम्बल्स होते थे। एक तो उसकी टोपी है जिस पे लेपर्ड के दांत के होंगे टोपी के ऊपर, और बीडेड नेकलेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और उसका ब्रेसलेट भी आपको नज़र आ रहा है। ये 3 निशानियाँ हैं कि ये जो बंदा यहाँ पे बेरिड है was actually a tribal leader, a chief, etc., etc. Here's a picture of the Congo warriors of that period, etc. और आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है नेज़े हैं, इनके पास शील्ड्स वगैरह हैं, मगर जिस किस्म की वेपनरी यूरोपियंस के पास थी उस किस्म की वेपनरी इनके पास ऑब्वियसली नहीं थी। यूरोपियंस के पास स्टील वेपनरी और हॉर्सेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो अफ्रीकन किंगडम्स को बड़ा आसानी से ओवरवेलम कर सकते थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से रेड इंडियंस या नेटिव अमेरिकन्स के जो एम्पायर्स थे, इनकाज और मायंस वगैरह, उनको जिस तरह से स्पेनिश और पोर्चुगीज़ ने ओवररन किया, इसी तरह यहाँ पे भी यही मामलात थे कि यूरोपियंस बहुत आसानी से इन अफ्रीकन किंगडम्स को ओवरवेलम कर सकते थे क्योंकि उनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर थी और ओवरऑल टेक्नोलॉजी भी उनकी बहरहाल सुपीरियर थी। 1482 में सबसे पहले पोर्चुगीज़ नेविगेटर डायोगो काओ ने इसको डिस्कवर किया कॉन्गो को, और आप उसकी यहाँ तस्वीर भी देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि वो एक क्रॉस लगा रहा है, एक वुडन क्रॉस लगा रहा है। ये उसने प्रैक्टिस शुरू की थी, उसका रेप्लिका अब नामीबिया में मौजूद है। इनफैक्ट क्योंकि ये इज वी नॉट टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बट द किंगडम ऑफ कॉन्गो। सो किंगडम ऑफ कॉन्गो में अंगोला का भी कुछ एरिया, मॉडर्न अंगोला का कुछ एरिया आता था, नामीबिया का एरिया भी आता था। इसलिए ये जो क्रॉस उसने लगाया था उस वक़्त, अब ये ख़त्म हो गया है, तबाह हो गया। उसका रेप्लिका
बनाया है लोगों ने, क्योंकि लकड़ी का था, वुड का था, तो वुड इतने सालों के अंदर ख़त्म हो जाती है, स्टोन का होता तो शायद बचा रहता। तो बहरहाल ये इस तरह से वो क्रॉस लगाया करते थे। एंड ये नमीबिया के अंदर उसका रेप्लिका मौजूद है, जस्ट टू से कि अब क्रिश्चियनिटी यहाँ आ गई है और हम यहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे और ये हमारा इलाका बन गया है वगैरह वगैरह। 16th और 17th सेंचुरी में ब्रिटिश, डच, पोर्चुगीज़ और फ्रेंच मर्चेंट्स इस इलाके के अंदर आए और उनका एक और सिर्फ एक मकसद इस पूरे पीरियड में था, यानी 16वीं और 17वीं सदी में, कि हमने यहाँ से स्लेव्स हासिल करने हैं और स्लेव्स हासिल करके हमने उनको लेके जाना है ऑन द अदर साइड, यानी कि ब्राज़ील लेके जाना है और साउथ अमेरिका वगैरह लेके जाना है। तो यहाँ से कॉन्गो से और अंगोला से इन्होंने मिलियंस ऑफ स्लेव्स निकाले, सेनेगाल वगैरह से ऊपर से भी, वहाँ से भी निकाले बहुत सारे, यहाँ से भी। दिस वाज अ ह्यूज स्लेविंग पोर्ट। एस्टिमेट्स ये हैं कि 4 to 5 मिलियन लोगों को यहाँ से निकाला गया कॉन्गो से, और इसके लिए इंटरमीडियरीज वो हायर करते थे, यानी कि ख़ुद नहीं सारा शिकार किया करते थे, वो अफ्रीकन से ही कहते थे कि ये लो हथियार ले लो, फायर आर्म्स ले लो, क्योंकि अफ्रीकन्स के पास फायर आर्म्स नहीं थे। अफ्रीकन्स जो हैं वो बोज एंड एरोज, स्पीयर्स वगैरह इन चीज़ों से लड़ा करते थे, वुड की चीज़ों से। तो ये जब फायर आर्म्स इनको देते थे तो जिस भी अफ्रीकन ट्राइब को, चीफ्टन को फायर आर्म देते थे वो बड़ा तगड़ा हो जाता था। उसकी किसी से भी लड़ाई होती थी, जब उसके पास फायर आर्म्स आ जाते थे तो वो दूसरी ट्राइब को इंस्लेव करके इनको बेच देता था। इस तरह पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर था कॉन्गो का, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ज़्यादातर अफ्रीका का पूरा सोशल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म हो गया, कि अगरचे अफ्रीका के अंदर स्लेवरी पहले भी प्रैक्टिस होती थी, मगर इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती थी जिस तरह से इस पीरियड के अंदर ह्यूज लेवल पे स्लेवरी प्रैक्टिस होनी शुरू हुई। जो थोड़ी बहुत स्लेवरी तो मौजूद थी, मगर ज़्यादातर यहाँ पे अफ्रीका के अंदर ट्राइबल सब्सिस्टेंस फार्मिंग, नोमैडिक पैस्टरलिस्ट किस्म का एग्रीकल्चर और ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो जब स्लेवरी आई तो उसने पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर दी, पूरा ट्राइबल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो ट्राइब्स और वो चीफ्टन्स ऊपर आ गए जो यूरोपियंस के साथ कोलैबोरेट करके तो बेसिकली स्लेव ट्रेडर्स बन गए। एंड इट वाज डेवास्टेटिंग फॉर द कॉन्गो। ऑब्वियसली आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 200 सालों की पीरियड के ऊपर जब पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ती भी नहीं है, ये वो पीरियड है हिस्ट्री का, 5-6 मिलियन बंदा, 4-5 मिलियन बंदा उठा के आप ले जाएं किसी एरिया से, तो वहाँ से जो सबसे प्रोडक्टिव वर्कर्स हैं उनको तो आपने वहाँ से फ़र्क कर दिया। तो बहुत डेविस्टेटिंग रिजल्ट था। ये देखें आप, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्लेवर्स हैं इन्होंने फायर आर्म्स पकड़े हुए और फायर आर्म से इन्होंने इन गुलामों को पकड़ लिया और गुलामों को किस तरह से उन्होंने वो लकड़ी के उसके साथ बांधा हुआ है, उसको उनको लेके जा रहे हैं, पीछे से उनको विप भी मार रहे हैं कि चलो टू द कोस्ट, वहाँ पे अब तुम्हें जहाज़ों पे जो है फिर हम भेजेंगे, समुद्री जहाज़ों पे भेजेंगे टू ब्राज़ील एंड सो ऑन। हॉरिफिक थिंग। 1870s में बेल्जियम के बादशाह किंग लियोपोल्ड II ने फैसला किया कि जी फ्रांस की भी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं, इंग्लैंड की तो उससे भी बड़ी कॉलोनीज़ हैं, और भी लोग अपनी अपनी कॉलोनीज़ बना रहे हैं, जर्मनी भी अपनी कॉलोनीज़ बना रहे हैं, तो मैं भी कोई कॉलोनी बनाऊं। और उसने ये फ़ैसला किया कि मैं कॉन्गो को अपनी कॉलोनी बनाऊंगा। इस मकसद के लिए उसने एक एक्सप्लोरर जिसका नाम था हेनरी स्टैनली, उसको भेजा कि कॉन्गो के अंदर नेविगेट करो। वो तलाश कर रहा था डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन को। बड़ा वो मशहूर आदमी था, इंग्लैंड का एक्सप्लोरर था डॉक्टर लिविंगस्टोन। तो और बीबा सा आदमी था, टिपिकल विक्टोरियन किस्म का, वेरी क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स व्हाटएवर, बट डिडंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट अफ्रीकन्स इन दैट वे। तो ये ज़रूर समझता था कि इनको क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, वेस्टर्न चीज़ें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, बट ओवरऑल ऑल्सो हैड अ रिलेटिवली स्पीकिंग मच डिफरेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स अफ्रीकन्स दैन जो बाद के पीरियड के अंदर डेवलप हुआ। तो ये बड़ा मशहूर था लिविंगस्टन, जो है ना, मतलब है कि इसके बारे में किताबें बड़ी लिखी जाती थीं, लोगों को बड़ा पढ़ाया जाता था। अगर आप बड़ी टिपिकल कॉलोनियल एजुकेशन लेते जिस तरह मैंने ली एचिसन कॉलेज में, तो आप शायद वो कहानी पढ़ते जिसमें हेनरी स्टैनली जो है जब डॉक्टर लिविंगस्टन को डिस्कवर कर लेता है, तलाश कर लेता है, क्योंकि वो गायब हो गया ना, वो लोग तलाश ही नहीं कर पा रहे थे कि वो अफ्रीका के अंदर कहीं गायब हो गया, लेक विक्टोरिया के करीब या जो भी। तो जब उसने उसको फाइनली जाके तलाश कर लिया, उसके टेंट के अंदर वो गया, वहाँ पे वो काफ़ी बीमार बैठा हुआ था अपने अफ्रीकन कॉलीग्स के साथ, उसने बड़े फेमसली कहा, डॉक्टर लिविंगस्टन आई प्रिज्यूम। तो ये लाइन जो है ना गोरों को बड़ी पसंद है, हर वक्त जो है ना गोरे और जो गोरों को कॉपी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी बड़ी पसंद है वो जो कॉलोनियल एजुकेशन वाला स्टाइल होता है, वो ये वाला स्टाइल जो होता है वो उनको बड़ा पसंद है, तो वो हमेशा इसको कोट करते हैं
क्योंकि उस ज़माने में जो भी एक्सप्लोरर बनना चाहता था वो बेसिकली डेविड लिविंगस्टन को अपना बड़ा हीरो मानता था और कहता था हमने इसी तरह से ज़िंदगी गुजारी। तो स्टैनली साहब को लियोपोल्ड बादशाह ने कहा कि अच्छा तुम ऐसे करो कि तुम हमारी अथॉरिटी यानी बेल्जियम की अथॉरिटी जो है इस एरिया के अंदर कायम कर लो। हालांकि लिविंगस्टोन जो था वो तो ब्रिटिश था, स्टैनली जो था वो स्कॉटिश था, मगर बादशाह ने कहा हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, एक्सपेडिशन करो, ये करो, वो करो, और हमारी यहाँ पे हुक्मरानी जो है वो आपने कायम करके देनी है। और ऐसे ही हुआ, क्योंकि उसने काफ़ी कॉन्गो के अंदर हिंटरलैंड के अंदर जाके एक्सप्लोर किया एंड सो ऑन। तो फिर उन्होंने कहा कि ये अब सारा एरिया जो है अंडर आवर ट्यूटलेज होगा। 1884 के अंदर किंग लियोपोल्ड ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की बर्लिन में, जर्मनी के अंदर, जहाँ पे उसने ऑब्वियसली जर्मन लोगों को भी बुलाया और यूरोपियन मोनार्क्स को भी बुलाया और ये कहा कि तुम सब बेसिकली इस बात को कबूल कर लो कि ये जो कॉन्गो का एरिया ये अब मेरा एरिया है। कॉन्गो के लोगों से पूछने की तौफीक नहीं की, ना वो समझता था कि ये ज़रूरी है, मगर दूसरी यूरोपियन पावर से उसने कहा कि भाई तुम अपने अपने एरिया में रहना, फ्रांस तुम अपने एरिया में रहो, पोर्चुगल अपने एरिया में रहे, ब्रिटेन अपने एरिया में रहे, जर्मनी वगैरह अपने एरिया में रहे, और ये जो कॉन्गो का एरिया ये मुझे दे दिया जाए। इसको स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी कहा जाता है। या यहाँ पे आप एक कार्टून देख रहे हैं कि किंग लियोपोल्ड जो है वो कॉन्गो को स्लाइस अप कर रहा है और कह रहा है ये अब हिस्सा जो है वो मेरा होगा, और साथ उसके आप देख सकते हैं कि बाकी यूरोपियन मोनार्क्स बैठे हुए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 1885 में जब लियोपोल्ड ने कॉन्गो को टेक ओवर किया तो उसने उसको डिक्लेयर किया द फ्री स्टेट ऑफ कॉन्गो। मगर दिलचस्प बात इस कोट अनकोट फ्री स्टेट के बारे में ये थी कि ये बेल्जियम की कॉलोनी नहीं थी, हालांकि ये बेल्जियंस की कॉलोनी थी, मगर ये किंग लियोपोल्ड की ज़ाती कॉलोनी बन गई। किंग लियोपोल्ड की एक तरह के ज़ाती वो मलकियत बन गई। उसने कहा दिस इज़ माई private property. Imagine a whole country. It was not under the state. It was his private property. Basically the whole of Congo. वो देखो यहाँ पे कार्टून बना हुआ है, private property, no admittance to philanthropists, Congo, free state of Congo, और साथ लियोपोल्ड साहब खड़े हुए हैं। Imagine that कि पूरे का पूरा मुल्क ही जो है ना वो कोई बंदा टेक ओवर कर ले और कहे कि ये मेरी निजी मलकियत है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लिहाजा इसकी जो मेजर सिटीज़ थी जिसमें लियोपोल्डविल शामिल है, जो उसका कैपिटल है, अब उसका नाम किंशासा है। ये भी उसी के नाम पे उसने रखा, जैसे अगर मैं किसी को कॉन्कर कर लूँ तो मैं कैपिटल का नाम रख लूँ तैमूर पिंड और समथिंग, तो उसने इसी तरह लियोपोल्डविल रख दिया, विल फॉर विलेज एक्सेट्रा, राइट। और दूसरा भी उसने एक और एरिया जो है उसको भी नाम इसी तरह का दिया, एलिज़ाबेथविल, जिसका आज नाम लुमुम्बाशी है, ऑन द नेम ऑफ लमुम्बा इन फैक्ट। जब उसने कटांगा प्रोविंस को यहाँ पे साउथ में कॉन्कर किया विच वाज इन 1891-92, तो यहाँ पे उसको ये पता चला कि बड़ी सीरियस किस्म की मिनरल वेल्थ भी मौजूद है, वो बड़ा खुश था। और ईस्टर्न कॉन्गो भी उसने जो ईस्ट अफ्रीकन अरब्स और स्वाइली ट्रेडर्स थे उनसे, मुसलमान वगैरह, वो भी वहाँ स्लेव ट्रेडिंग बड़े अरसे से कर रहे थे, उनसे बहरहाल टेक ओवर कर लिया। तो इस तरह करके उसने अपना किंगडम जो है बना लिया। हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ एलिज़ाबेथविल, वो भी एक मलका थी। शहर का नाम जो है एलिज़ाबेथ के नाम पे रख दिया और एक और शहर का नाम अपने नाम पे रख दिया। मौजा ही मौजा। अगर कभी आपको जिम्बाब्वे की हिस्ट्री पता हो तो उस कंट्री का नाम पहले होता था रोडीजिया, विच इज़ आफ्टर सेसल रोड्स। और सेसल रोड्स वो बंदा है जिस पे हम बड़ा फ़ख्र करते हैं। अगर किसी आप में से के रिश्तेदार को कभी मिली हो रोड स्कॉलरशिप, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सबसे प्रेस्टिजियस, शायद दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मानी जाती है। और सेसल रोड्स खुद बेसिकली एक रॉबर बैरन था जिसने अफ्रीकन्स के साथ वो जुल्म ज़्यादती की कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और उसके नाम पे सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती। मेरे अपने ताया जो हैं वो रोड स्कॉलर थे इनफैक्ट। बाद में जब मुझे पता चला मैं क्या कीता है खैर एनीवे, तो जिम्बाब्वे का नाम जिम्बाब्वे बाद में पड़ा जब वो इंडिपेंडेंट हुआ। उससे पहले उसका नाम सेसल रोड्स पे था। सेसल रोड्स ने पूरे मुल्क का नाम अपने नाम के ऊपर रखा, उसने उसका नाम रखा रोडीजिया। ये ऐसे ही बात है कि जैसे मैं किसी मुल्क को फ़तह कर लूँ और उसका नाम फिर मैं रख दूँ तैमूरिस्तान या ऐसी कोई चीज़, यू नो, दैट्स व्हाट ही डिड। अब कॉन्गो के अंदर जनाब आली उनको मिल गया रबर, और ये वो वक्त था कि जब बाइसिकल्स भी फिर और गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स वगैरह इन्वेंट होनी शुरू हो गई और बड़े पैमाने पर यूरोप के अंदर प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई। और ज़ाहिर बात है ऑटोमोबाइल्स पहियों पे चलती हैं और पहियों पर रबर लगाना होता है। और ये रबर जो है वो कॉन्गो के अंदर वाइल्ड उगता था, वाइल्ड इन द रेन फॉरेस्ट उगता था, बस उसको कलेक्ट करने की का मामला हुआ करता था। तो ये तो बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा यार इसमें से तो बहुत पैसे हम कमाएंगे रबर से। और इमेजिन करें कि ये अब किंग लियोपोल्ड का
ज़ाती उसकी रियासत है, ठीक है, पूरी रियासत उसकी ज़ाती रियासत है। सो इट वॉज इनक्रेडिबली लुक्रेटिव नाउ, इतना रबर उन्होंने वहाँ से निकाला कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। उससे वो टायर बनाते थे, टायर बना के डनलप वगैरह, ये आपने नाम सुने हैं ना, जो बड़े बड़ी टायर कंपनीज़ हैं, ये वहाँ से रबर एक्सट्रैक्ट करके टायर्स बनाते थे, बाइसिकल्स पे लगाते थे, ऑटोमोबाइल्स पे लगाते थे। और किंग लियोपोल्ड ने खूब पैसे बनाए, इतने पैसे बनाए कि जिसकी हद कोई नहीं, और खूब उसने अयाशी की। इनफैक्ट ही हैड सेवरल मिस्ट्रेसेस एंड सो ऑन, लवर्स एक्सेट्रा। और जब उसका दिल चाहता था वो मिलियन किसी एक मिस्ट्रेस को दे देता था, $500,000 किसी दूसरी मिस्ट्रेस को दे देता था, एंड सो ऑन, ठीक है। खूब रंगीन मिजाज कोट अनकोट आदमी था, एज वी लाइक टू से। और बेल्जियम अथॉरिटीज़ मीनवाइल कॉन्गो के अंदर वो उनका जो सिस्टम था काम करने का, वो ये था कि सबसे पहले तो उन्होंने विलेजर्स से कहा कि यार ये रबर जो वहाँ फॉरेस्ट में उगता है ये हमें ला दो, ठीक है। विलेजर्स बड़े खुशी खुशी ले आते थे, उनको तो उसका इस्तेमाल कोई वो करते ही नहीं थे, उनके लिए वो यूजलेस किस्म की चीज़ थी, तो वो खुशी खुशी ला देते थे। उसके एवज़ उनको कभी कपड़ा मिल जा, कभी कुछ वगैरह, कोई यूरोपियन गुड्स वगैरह मिल जाते थे। तो शुरू में जो कॉन्गो के लोग थे बड़े खुश होते थे, कहते थे ऐसी बात है कि वाइल्ड चीज़ यहाँ पे उग रही हो और आप किसी को पकड़ा दें और वो आपको पैसे दे दे, आप कहेंगे ये तो बड़ी मौज है। मगर जब प्रॉफिट्स बनने शुरू हुए और ये कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज बनी, तो कॉन्गो के जो वहाँ पे ऑफिशियल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने कोटास देने शुरू कर दिए हर विलेज को कि भाई इतना रबर लेके आओ, तुम इतना रबर लेके आओ, तुम इतना रबर। उनको अंदाज़ा हो गया कि कितनी ये मेहनत कर सकते हैं, और वो कोटास बढ़ाते गए, क्योंकि जितने ज़्यादा रबर आ रहा था उतने ज़्यादा पैसे बन रहे थे, और वो पैसे बनाना चाहते थे, तो वो पुश कर रहे थे। ऊपर से बेल्जियम से ऑर्डर आता था कि और बढ़ाओ रबर की प्रोडक्शन और वट एवर, उसकी एक्यूमुलेशन और बढ़ाओ। और वो नीचे से जोर लगाते थे कि कोटा इतना पूरा करो। और अगर वो कोटा पूरा ना हो तो फिर वो लोगों को कोड़े भी मारते थे, कत्ल भी कर देते थे, एग्जीक्यूट भी कर देते, और सबसे बुरी बात ये थी कि उनको म्यूटिलेट भी कर देते थे। ये देखें जनाब अली, वो उनके हाथ काट देते थे। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यूरोपियन बंदा है, उसने इस अफ्रीकन बंदे का हाथ काट दिया। क्यों हाथ काटा है? क्योंकि वो कोटा नहीं पूरा कर सक रहा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथों के अंदर और हाथ मुख्तलिफ पकड़े हुए, वो हाथ जो कि उन्होंने लोगों के काट दिए क्योंकि उन्होंने अपना कोटा नहीं पूरा किया। और अगर सिर्फ ग्रोन अप्स के हाथ नहीं वो काटते थे, क्योंकि ग्रोन अप्स ने तो उन्हीं हाथों से जाके रबर इकट्ठा करना होता था, वो उनके बच्चों के हाथ काट देते थे। वो कहते थे कि अगर तुम ये कोटा पूरा नहीं करोगे, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारी बेटी का हम हाथ काट देंगे। एंड दे डिड दैट ऑन अ मैस स्केल। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तस्वीरों के अंदर भी, मगर अगर आप वो पढ़ें कि क्या वो करते थे कि वो बास्केट फुल ऑफ हैंड्स कभी कभार इकट्ठे कर लेते थे, कभी कभार पूरे विलेजेस के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कानों को हाथ लगा लेंगे कि कितने बड़े लेवल पे उन्होंने इस तरह लोगों को म्यूटिलेट किया, मारा पीटा। ये देखो, इस बच्चे के हाथ भी काट दिया और उसका पैर भी काट दिया, कि ऑब्वियसली इसके पेरेंट्स को पनिशमेंट देने के लिए कि भाई तुमने क्यों नहीं ये किया। और यहाँ देखो, ये बंदा बैठा है, इसका भी हाथ काट दिया, ये उसका बच्चा है, इसका भी हाथ काट दिया, ये इसका हाथ तोड़ दिया, ये इसके दोनों हाथ काट दिए, ये इसका हाथ तोड़ दिया, एंड सो ऑन। And they did this with the ferocity that you cannot even imagine. It's one of the greatest crimes against the people of Africa. तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दो लोग थे जिन्होंने इस क्राइम के खिलाफ बहरहाल बात की, और दो यूरोपियंस थे। अफ्रीकन ने तो करनी ही थी बात, जाहिर बात है, मगर दो अच्छे यूरोपियंस भी थे। एक था जनाब आर्थर कैनन डॉयल, अगर आपने इसका नाम सुना है, ये वो बंदा है जिसने शर्लक होम्स की किताबें लिखी थी, ठीक है। देयर ही इज हिज पिक्चर। उसने बहरहाल कहा कि यार ये बड़ी जुल्म और ज़्यादती की बात है, द वे कॉन्गो पीपल आर बीइंग ट्रीटेड। उनके हाथ काट देते हैं, उनको विप करते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, उनके साथ वो जुल्म करते हैं जिसकी कोई हद हिसाब नहीं। एंड द सेकंड ऑफ कोर्स वाज मार्क ट्वेन, जिसने लिखी किंग लियोपोल्ड्स सोलिलोक्वी, अगेन brutally criticizing the kind of colonialism practiced by King Leopold. कोई रियासत तो थी नहीं, कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, उसकी ज़ाती मलकियत है, पूरी की पूरी रियासत जो मर्जी वो करे, हाथ काट दे, सर काट दे, मार दे, कोड़े मार दे। अगर आप कभी अकाउंट्स पढ़ें कि वो कोड़े जब मारते थे तो कोड़े मार मार के बंदा ख़त्म कर देते थे, मर जाता था बंदा। इतनी ब्रूटैलिटी कहीं पर भी नहीं थी। इनफैक्ट जो एस्टिमेट्स हैं वो ये हैं कि 10 मिलियन Congolese were said to have been killed or worked to death in King Leopold's rule. 10 मिलियन बंदा उसने मार दिया। जितने बंदे स्लेवरी से नहीं मरे, इतने बंदे स्लेवरी से नहीं तबाह और बर्बाद हुए, जितने कॉन्गो के अंदर बजाते खुद तबाह और बर्बाद हो गए बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम
ऑफ दिस गाय किंग लियोपोल्ड। ये इसका एक स्टैचू है जो कि बेल्जियम के अंदर है, और जो लेफ्ट के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर लाल पेंट और काला पेंट जो है वो फेंका है। ये तब हुआ था जब अमेरिकन पुलिस ने, आपको याद है ना, वो जॉर्ज फ्लॉयड की टाउन के ऊपर अपनी नी रखा हुआ था और वो सफोकेट करके ही मर गया। तो पूरे वेस्ट के अंदर प्रोटेस्ट हुए रेसिज्म के खिलाफ। तो उसमें से एक प्रोटेस्ट में वो किंग लियोपोल्ड के खिलाफ भी था कि ये स्टैचू उतारो यहाँ से, ये तो मर्डरर है, विशस किस्म का आदमी था, इसने 10 मिलियन बंदे की को तबाह बर्बाद किया। 10 मिलियन नहीं, 15 मिलियन हो गए ना। 10 मिलियन तो वो थे जो बेचारे कॉन्गो के अंदर मारे गए, 5 मिलियन वो थे जो कि ब्राज़ील के अंदर जिनको दफना दिया और काम करवा के उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। दिस इज़ अ जेनोसाइड, रियली इट्स अ हॉरिफिक थिंग। सो 1908 के अंदर बहरहाल बहुत सारे लोगों ने, कैंपेनर्स ने, एंटी स्लेवरी कैंपेनर्स, मार्क ट्वेन और ये आर्थर कैनन डॉयल और बहुत सारे लोग, सोशलिस्ट वगैरह ने कैंपेन करना शुरू किया कि यार ये ख़त्म होना चाहिए। तो कॉन्गो की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ठीक है, किंग लियोपोल्ड की से हम ये ले लेते हैं स्टेट। कॉन्गो का स्टेट जो है वो उसकी ज़ाती मलकियत नहीं होगी बल्कि रियासत की मलकियत होगी। देखो ये ऐसे ही है कि जिस तरह आपको पता है ना, 1857 में जो यहाँ पे बड़े सग़ीर में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उससे पहले ब्रिटिश स्टेट यहाँ पे नहीं था। कौन थे यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यहाँ पे जो मलकियत थी, हुकूमत थी, वो एक सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी की थी। 100 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी ने आपके ऊपर हुकूमत की। आज आप दुआएं देते हैं, प्लीज़ मल्टीनेशनल कंपनी मुझे एक नौकरी दे दे। 100 साल इस मल्टीनेशनल कंपनी ने आपके ऊपर हुक्मरानी की, और जब उसने हुक्मरानी इतनी बदतरीन की कि उसके नतीजे में रिवोल्ट हो गया। वो जो आर्मी थी ना जिसने रिवोल्ट किया, वो उस कंपनी की अपनी आर्मी थी। ठीक है, वो कैन यू इमेजिन, मल्टीनेशनल कंपनी के पास एक फौज हो विच नंबर्स इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उसने रिवोल्ट किया। तो जब उसने रिवोल्ट किया तो उसके बाद रियासत ने कहा कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत नहीं रहना चाहिए इंडिया, यह डायरेक्टली हमारे रूल के तहत आ जाएगा, हम इसको बेहतर गवर्न करेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा लूटती है, तो हम ज़रा तरीके से इसको मैनेज करेंगे। यही चीज़ बेसिकली 1908 के अंदर बेल्जियम के अंदर भी हुई कि किंग लियोपोल्ड ने तो अन्नी मचा के रखी हुई है यहाँ पे, तो ये रियासत के कंट्रोल में आए ताकि हम इसको बेहतर चलाएं। और सब जानते थे उस वक्त भी कि कॉन्गो के पास जितनी मिनरल वेल्थ है ना, किसी के पास नहीं है। ये सऊदी अरेबिया वगैरह के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर ऑयल तो बाद में डिस्कवर हुआ। उस ज़माने के अंदर कॉन्गो वाज कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट प्रोविंस और रिचेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स। दे हैड कोबाल्ट, दे हैड कॉपर, दे हैड कोल्टान, दे हैड गोल्ड, डायमंड्स, टिन, जिंक, लेड, लिथियम। अब लिथियम का भी आपको किस्सा कहानी सुनाऊंगा सारी। उस वक्त तो लिथियम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, मगर कॉपर की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अभी देखते हैं, ये मिसाल तौर पे 1906 में बेल्जियम के लोगों ने एक कंपनी बनाई कौन द यूनियन मिनरे डो ह्वात कटांगा, विच बेसिकली मीन्स द मिनरल यूनियन ऑफ नॉर्थ कटांगा, बेसिकली दैट्स व्हाट इट रियली मीन्स। और उन्होंने उसको एक्सक्लूसिव राइट्स दिए टू माइन कॉपर इन द कटांगा प्रोविंस ऑफ कॉन्गो। सो अब इन एडिशन टू रबर और भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, मगर सबसे बड़ी प्रोडक्शन रबर की थी। मगर अब 1906 के बाद रबर के साथ साथ कॉपर की प्रोडक्शन तेज़ी से शुरू हो गई और बहुत बड़े पैमाने पर। और ये सारा कुछ जो है बेसिकली जो बेल्जियम का सबसे बड़ा बैंक था, विच वॉज कॉल्ड द सोसाइटी जनरल, एक्चुअली अ बैंक, वो कंट्रोल करता था। ये रियासत और सरमाए को आपस में मिला के और कॉलोनियल सारे सिस्टम को मिला के ये पूरा एक फाइनेंस कैपिटल का सिस्टम चल रहा था, विच लेनिन डिस्क्राइब्स ब्यूटिफुली इन हिज बुक इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, कि किस तरह फाइनेंस कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल और रियासत एक दूसरे के साथ मिल के इसने एक नया किस्म का, घिनौना किस्म का कैपिटलिज्म पैदा किया है, विच इज़ लाइक अ मोनोपोली स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और यही सिचुएशन थी कि कॉन्गो के अंदर इनकी कंप्लीट मोनोपोली थी, इस बैंक की कंप्लीट मोनोपोली थी ओवर कॉन्गो। एग्रीकल्चर में रबर प्लांटेशंस हों, कैश क्रॉप्स हों वगैरह, माइनिंग, कॉपर की माइनिंग और माइनिंग भी हो रही थी, टिन की, जिंक की वगैरह, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, पूरी उन पे मोनोपोली थी। और जो यूरोपियंस वहाँ कॉन्गो में रहते थे, उनकी तो मौज होती थी ना, वो बादशाहों की तरह रहते थे। चाहे वो यूरोप के अंदर इंतहाई गरीब लोग होते थे, जब वो यूरोप से कॉन्गो आ जाते थे तो यहाँ पे आके वो बादशाह हो जाते थे। बाय द वे यही कुछ इंडिया पाकिस्तान में भी होता था। वहाँ पे कोई पूछता नहीं था, जिन बेचारों को यहाँ पे आ जाते थे तो यहाँ पे वो बादशाहों की तरह रहना शुरू कर देते थे।
और ह्यूज ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम कॉन्गो, मतलब कॉन्गो को ऐसा एक्सप्लॉइट किया जिसकी हद हिसाब नहीं, कोई एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट नहीं, लोग तरीन वेजेस थी, फोर्स लेबर, ट्राइबल लॉयल्टी से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नाफिज की हुई थी, और इस तरह से वो कॉन्गो को कंट्रोल करके रखते थे। तो एक छोटा सा तबका था जो गोरों का तबका था, वो बेसिकली राजा बने हुए थे कॉन्गो के, उनके नीचे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह थे जिनको उन्होंने लिखा पढ़ा दिया, जिस तरह यहाँ पे एचएसएन कॉलेज बना दिया या गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया कि चलो थोड़ा सा तुम भी पढ़ लो ताकि जो बेकार किस्म का काम है वो तुम किया करो, ताकि मैं बैठ के अपना आफ्टरनून सियास्ता करूँ और चाय पीऊँ और मुझे को पंखा दे वगैरह, राइट। तो वहाँ पे भी यही हिसाब था कि वो काम भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो भी इनसे करा लो। तो थोड़ा बहुत उन्होंने 1906 के बाद थोड़े बहुत लोगों को उन्होंने लिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया। ये जो लिखे पढ़े लोग थोड़े से पैदा हो गए कॉन्गो के अंदर, इन्होंने ऑब्वियसली फिर कहा कि भाई कॉन्गो को आज़ाद होना चाहिए, गोरों को यहाँ से किसी तरह हमने निकालना है। उस वक्त तक बाय द 1950s द सोसाइटी जनरल बैंक, विच इज़ अ बैंक, बेसिकली कंट्रोल्ड 70% ऑफ कॉन्गोज इकोनॉमी। इमेजिन कैसी ज़बरदस्त किस्म की मोनोपोली उनकी थी कि 70% इकोनॉमी, माइनिंग हो या एग्रीकल्चर हो, ये हो या वो हो, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। 1959 में फाइनली एक बहुत बड़ा रायट और रिवोल्ट शुरू हो गया कॉन्गो के अंदर, और लोगों ने कहा कि जी हम इस तरह से नहीं रहना चाहते। ख़ास तौर पे लियोपोल्डविल के अंदर, यानी कि जो मेन उनका कैपिटल था, वहाँ पे एक रिवोल्ट शुरू हो गया। उस रिवोल्ट की ख़ास हमारे पास तस्वीरें तो हैं नहीं, मगर ये एक तस्वीर बहरहाल मौजूद है कि वो रिवोल्ट भी हुआ, वो रायट भी हो गया, और लोगों ने लूटना शुरू कर दिया चीज़ों को। ऑर्डर जो है कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट कर गया 1959 में। इसको समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 47 में ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान हम आज़ाद हो चुके हैं। एक डीकोलोनाइजेशन की वेव शुरू हो चुकी है अफ्रीका के अंदर भी, और 56 के अंदर गमाल नासिर ने स्विस कनाल भी नेशनलाइज कर दी है, और अफ्रीका के अंदर भी एक डीकोलोनाइजेशन की पूरी वेव शुरू हो गई। बेल्जियम को अब ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू मेंटेन पावर ओवर हियर। पावर जो ना हमारे हाथ से निकलती चली जा रही है, अनगवर्नेबल होता जा रहा है कॉन्गो। 55 में बल्कि उन्होंने एक पेपर भी लिखा, बड़ा मशहूर है वो, कि 30 साल बाद हम इनको इक़्तिदार दे देंगे, 30 साल बाद। बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट व्हाट द कॉन्गो पीपल ऑफ कॉन्गो थॉट। दे सेड वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट नाउ। तो इसलिए फिर इस रिवोल्ट के बाद ये क्लियर हो गया कि क्योंकि और जगहों पे भी रिवोल्ट्स हो रहे हैं कि अब हम यहाँ पे अपना इक़्तिदार कायम नहीं रख सकेंगे। तो उन्होंने फैसला किया, ठीक है, जून 1960 में, कि हम इसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। इलेक्शन हुआ तो उसमें पार्लियामेंट बनी। पार्लियामेंट ने फिर पैट्रिस लुमुम्बा को अपना प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया, इलेक्ट किया, और जोसेफ कैसेवुबू को अपना प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। पैट्रिस लुमुम्बा यहाँ पे जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इंतहाई एलोक्वेंट और पढ़ा लिखा किस्म का बंदा था, और जब वो तकरीर वगैरह करता था तो स्पेल बाइंडिंग किस्म की उसकी तकरीर होती थी, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंस सेरेमनी थी वहाँ पे किंग बोडवान आए और उन्होंने तकरीर की कि हम आपको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। अब तकरीर ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसकी वजह से एक बड़ा रफड़ पैदा हुआ। तकरीर में वो कहते हैं, द इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉन्गो इज़ द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द वर्क कंसीव्ड बाय द जीनियस of King Leopold II, undertaken by him with firm courage and continued by Belgium with perseverance. Independence marks a decisive hour in the destinies not only of the Congo herself, but, dare I say, of the whole of Africa. For 80 years, Belgium has sent to your land the best of her sons, first to deliver the Congo basin from the odious slave trade which was decimating her population, later to bring together the different tribes which through former enemies are now preparing to form the greatest of the independent states of Africa. These pioneers, यानी वो जो colonial administrators थे जो लोगों के हाथ काटते थे, these pioneers deserve admiration from us and acknowledgement from you. They built communications, founded a medical service, modernized agriculture and built cities and industries and schools वगैरह. You can imagine King Leopold का नाम इस तरह से उसने लिया, और जिस तरह से उसने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कहा कि भाई ये जो इंडिपेंडेंस आपको मिल रही है हमारी तरफ से तोहफा है, एंड नाउ यू हैव टू लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हमने आपको लिखा पढ़ा दिया है, अब तुम जो ना आगे बढ़ोगे, जिस तरह हमने तुम्हें ट्रेन किया उसको आगे लेके जाना है। नथिंग कुड हैव बीन मोर इंसल्टिंग ऑब्वियसली टू द पीपल ऑफ कॉन्गो। तो पैट्रिस लुमुम्बा ने कहा कि भाई मैं भी तकरीर करूँगा, हालांकि इट वॉजंट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सेरेमनी,
और उसने वहीं बैठ के अपनी तकरीर लिखी और मीडिया शीडिया को भी तकरीर पकड़वा दी और उसने ये तकरीर की जो कि बड़ी मशहूर हुई, वो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो रही थी। अच्छा, उसने वहाँ बैठे हुए लोगों को नहीं तकरीर सुनाई, उसने रेडियो के ज़रिए ना कोशिश ये की कि इनको तो दफ़ा करो, मैंने ये जो बेल्जियम के यहाँ पे लोग बैठे हुए, मैंने अपने लोगों से मुखातिब होकर बात करनी। तो कहता है, आवर वुंड्स आर टू फ्रेश एंड टू पेनफुल स्टिल फॉर अस टू ड्राइव देम फ्रॉम आवर मेमोरी। We have known harassing work exacted in exchange for salaries which did not permit us to eat enough to drive away our hunger, or to clothe ourselves, or to house ourselves decently, or to raise our children as creatures dear to us. We have known ironies, insults, blows that we endured morning, noon, and evening because we are Negroes. We will forget that to a black one said too, certainly not as a friend, but because the more honorable was reserved for whites alone. यानी कि उनको आप कहते थे और अगर कोई अफ्रीकन आता तो उसको तू कहते थे. For though this independence of the Congo is today being proclaimed in a spirit of accord with Belgium, a friendly country with which we are dealing as one equal with another, no Congolese worthy of the name can ever forget that we fought to win it. A fight waged each and every day, a passionate and idealistic fight, a fight in which there was not one effort, not one privation, not one suffering, not one drop of blood that we ever spared ourselves. ये हमारी कुर्बानियों की वजह से हमने अपने आप को आज़ाद किया, तुम्हारी वजह से नहीं है. We are proud of this struggle amid tears, fire and blood down to our very heart of hearts. For it was a noble and just struggle, an indispensable struggle, if we were to put an end to the humiliating slavery that had been forced on us. Oh my God. ये रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुई, जो बाहर लोग खड़े थे वो पागलों की तरह तालियां उन्होंने बजानी शुरू कर दी और एक एटम बम की तरह पूरे बेल्जियम के अंदर नहीं, इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर गिरा. किंग को तो ऐसे था, वो तो ही वेंट वाइट राइट देयर, उसको तो ऐसे था किसी ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया हो. He felt so humiliated कि ये इस ब्लैक बंदे ने क्या मेरे खिलाफ बात की. और मैल्कम एक्स ने कहा, it was the greatest speech made by the greatest black man who ever walked the African continent. For the black people, for African people, he was their hero. He was like, this is a man who has stood up to the Belgian people who have abused, exploited, raped and pillaged and mutilated and enslaved the people of Congo. He is the one who has stood up finally. लो जी, 1960 के अंदर उसी वक्त जुलाई में ये तकरीर सुन के और पूरा माहौल देख के, तो जो आर्मी थी जिसकी ऑफिसर कोर में ऑब्वियसली सारे बेल्जियम के ऑफिसर्स थे, बेल्जियन ऑफिसर्स थे. जिस तरह यहाँ पे आर्मी के ऑफिसर कोर में आपको पता है गोरे हुआ करते थे और लोअर रैंक्स में सारे जो हैं वो इंडियंस और पाकिस्तानी कह लें, उनको इंडियंस कह लें, मतलब यहाँ के देसी लोग हुआ करते थे. तो वहाँ पे भी यही था, ऑफिसर कोर जो थी वो सारी वाइट लोगों की थी. तो फौज के अंदर जो ब्लैक लोग थे उन्होंने रिबेल कर दिया. उन्होंने कहा हम इन कमबख्त अफसरों की बात नहीं मान सकते, ये हमारे अफसर नहीं है, हमने इनको गोली मार देनी है, हमने इनको गोली मार देनी. तो लुमुम्बा ने फौरन एक्ट किया और कहा कि नहीं नहीं गोली नहीं मारो, मैंने इनको सबको फारिग कर दिया, उनको सबको फारिग कर दिया और ब्लैक ऑफिसर्स को आर्मी का इंचार्ज बना दिया. इनफैक्ट जो बाद में बंदा उसके खिलाफ जिसने बगावत की, मोबुटू सेसे सीको, उसको भी बेसिकली लुमुम्बा ने ही चीफ ऑफ आर्मी बनाया. बेल्जियम फेल्ट अटरली ह्यूमिलिएटेड. ना सिर्फ वो तकरीर की वजह से, शायद तकरीर को भी वो माफ़ कर देते, वैसे तो तकरीर को भी नहीं माफ़ करते, मगर मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये देखा कि लुमुम्बा मीन्स बिजनेस. ये नहीं कि सिर्फ ये तकरीर करता है और उसको तकरीर बड़ी अच्छी करनी आती है, मगर ये कि ही इज़ एक्चुअली गोइंग टू डू व्हाट ही इज सेइंग ही इज गोइंग टू डू. क्योंकि जिस तरह से उसने सारे वाइट ऑफिसर्स को फारिग कर दिया, ठक करके ब्लैक ऑफिसर्स ले आया, उन्होंने कहा ओए होए ये तो बड़ा डेंजरस आदमी. उन्होंने फौरी तौर पे मोशी शॉम्बी से ये कहा कि तुम सरकार ये करो, वो भी एक लीडर था, एक ट्राइबल लीडर वगैरह था इन द कटांगा प्रोविंस. उसने ये कहा कि तुम कॉन्गो से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं. ये देखो उसके साथ वाइट बेल्जियम वगैरह ऑफिसर्स खड़े हुए, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अलहदा हो जाओ कॉन्गो से. अब कटांगा प्रोविंस इज द प्रोविंस जहाँ सारी कॉपर की माइंस हैं.
Katanga province is the mineral rich province in the south of Congo. उसने कहा बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं अलहदा हो जाता हूँ। वो अलहदा हो गया, उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कॉन्गो का ऐसा नहीं हूँ, मैं तो एक अलहदा मुल्क बना रहा हूँ कॉन्गो से अलहदा। लुमुम्बा वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस, उसने कहा कि ये बेल्जियम जो है हमारे साथ चिलाकी कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि जो हमारा मिनरल रिच एरिया है उसको हमसे अलहदा कर दे ताकि हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे ये काबिज रहें, और यू हैव टू हेल्प अस। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में ये डिबेट वगैरह हुई और यूएन ने 20,000 ट्रूप्स भेजे। ये देखो यूएन की यहाँ पे एयरफोर्स भी खड़ी हुई है, उन्होंने वहाँ पे ट्रूप्स भेजे। मगर यूनाइटेड नेशंस ने इंस्टेड के बेल्जियम को पीछे हटाए और कटांगा प्रोविंस के लोगों से ये कहे कि भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारा मुल्क आज़ाद हुआ है, तुम क्यों अलहदा हो रहे हो। उन्होंने उलट किया, उन्होंने कटांगा प्रोविंस को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, जो कॉन्गो की फ़ौज है, जो प्रो लुमुम्बा फ़ौज है, वो कटांगा प्रोविंस में नहीं आ सकती। उन्होंने इनफैक्ट रोल ये अदा किया कि उन्होंने डिसाइसिवली बेल्जियम की मदद की इन सेपरेटिंग द कटांगा प्रोविंस फ्रॉम कॉन्गो। पैट्रिस लम्बम्बा बहुत अपसेट था, उसकी ख़तो किताबत भी मौजूद है, उसकी मीटिंग भी मौजूद है जो यहाँ पे डैग हैमरशकोल्ड के साथ हुई, हु वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और लुमुम्बा ने कहा तुम क्या कर रहे हो, आई एम द लीगल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और ये जो कुछ हो रहा है ये साफ साफ बेल्जियम इसके पीछे है, और तुम बेल्जियम की साइड क्यों दे रहे हो। हमने तुम्हें बुलाया है, पार्लियामेंट ने तुम्हें बुलाया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने तुम्हें बुलाया है कि मामले को कंट्रोल करो, और तुम जो उलट काम कर रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो ये मैंडेट है, फलाना ढिमकाना। ऑब्वियसली वो बेल्जियम का साइड ले रहा था, और ये इस वजह से ये यूनाइटेड नेशंस की तारीख में इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल एक पीरियड समझा जाता है, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूएन मिशंस जो एज ए यूएन वो कर रहे थे। तो इससे डिटर्मिन होना था कि यूएन वाकई एक न्यूट्रल किरदार अदा करेगा या फिर कॉलोनाइजिंग पावर्स का वेस्ट का किसका साइड लेगा। तो बड़ा क्लियरली उन्होंने बेल्जियम की साइड ही ली। जब उन्होंने मदद नहीं की तो लुमुम्बा ने फिर यूएसएसआर को अपील कर दिया, यूएसएसआर से कहा कि ये अलहदा कर रहे हैं बेल्जियम वाले हमसे, तो आप हमारी मदद करें। यूएसएसआर ने कोई ट्रूप्स नहीं भेजे, क्योंकि अगर वो ट्रूप्स भेजते, रेड आर्मी वहाँ पे आ जाती तो ज़ाहिरी बात है बेल्जियम के साथ लड़ाई हो जाती। तो ट्रूप्स नहीं भेजे, मगर उन्होंने डेफिनेटली प्लेन्स भी दिए लुमुम्बा की फ़ौज को, उन्होंने ट्रक्स भी दिए, उन्होंने वेपन्स भी दिए कि हम तुम्हें हथियार दे सकते हैं, लड़ाई तुमने लड़नी है, हम नहीं लड़ सकते। एडवाइज़र्स भी आए कुछ कि भाई इनको कैसे चलाना है, कैसे करना, जो भी, मगर इससे ज़्यादा नहीं। दे सेड, क्योंकि यूएसएसआर की इतनी फोर्स प्रोजेक्शन वैसे भी अफ्रीका के अंदर नहीं थी, भेज भी नहीं सकते थे, अगर वो चाहते भी तो नहीं भेज सकते थे। मगर अमेरिका ओए होए होए और बेल्जियम तो बस अलार्म हो गए। उन्होंने कहा कि इसको तो बंदे को हमने ख़त्म करके रखना है, इसको पॉलिटिकली हम जिंदा नहीं रहने दे सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट उसका जो कोड नेम उन्होंने डाला, जो सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस में CIA वगैरह कोड नेम इस्तेमाल कर रही थी, वॉज द सेटन, द डेवल, यानी कि लुमुम्बा इज़ द डेवल, इसको हमने निकालना ही है। इन्होंने अब प्लान बनाया CIA ने सबसे पहले कि कैसे हम लुमुम्बा को ख़त्म करें। CIA चीफ एलन डलिस डिक्लेयर ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द US नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कि लुमुम्बा वाज अ कैस्ट्रो और वर्स, यानी ये बिल्कुल फिडेल कैस्ट्रो की तरह है, जिस तरह क्यूबा में हुआ है ना 59 में, ये 60 अगले साल की बात है, तो इसने भी वही करना है। प्रेसिडेंट ड्राइट आइजनहावर ऑथराइज द CIA टू एलिमिनेट लुमुम्बा, कि अदरवाइज ये तो सोवियत यूनियन की साइड पे चला जाएगा, इसको मार दो। इसलिए CIA ने एक ऑपरेशन बनाया कॉल्ड ऑपरेशन बैराकूडा, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि लुमुम्बा को हम एक टूथपेस्ट देंगे, जब वो अपना दांत साफ कर रहा होगा उस टूथपेस्ट में एक्चुअली पॉइजन होगा, वो अपने दांत साफ करेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने पूरा प्लान बनाया और एक एजेंट भी बाकायदा भेजा कि तुम डॉक्टर बनने के बहाने तुम उसको ये टूथपेस्ट दे देना और वो ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करेगा और मारा जाएगा। बट एक्चुअली द प्लान डिडंट अनफोल्ड दिस वे, उनको उसको स्क्रैप करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले ही बेल्जियम की जो मनूवरिंग थी उसके नतीजे में उन्होंने सबसे पहले प्रेसिडेंट कैसावुबू से ये कहा कि तुम लुमुम्बा के बारे में रेडियो पे ये ऐलान कर दो कि वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो कैसावुबू वेंट ऑन रेडियो एंड सेड लुमुम्बा को मैं डिसमिस कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को मैं डिसमिस कर रहा हूँ। अब देखो आपके मुल्क में तो कई PM आए और कई PM गए, मगर फ्रैंकली ऐसे नहीं होता। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स जो होती हैं वो ये नहीं होती कि वो प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दे। ये तो ज़ियाउल हक ने यहाँ पे 8वीं तरमीम में मुतारिफ कराई थी पावर्स के, हम
प्राइम मिनिस्टर को जब चाहे फारिग कर दें, क्योंकि ज़ियाद साहब खुद प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खुद ही अपनी पास करवा ली और कहा कि भाई अपने आप को पावर दे दी कि अगर पार्लियामेंट मेरी बात नहीं मानेगी मैं पूरी पार्लियामेंट उड़ा दूंगा। मगर ऐसी कोई पावर कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्गो में नहीं थी और वैसे भी दुनिया में नहीं होती कि प्रेसिडेंट का जब दिल चाहे वो पूरी पार्लियामेंट उड़ा दे, ठीक है ना। तो लुमुम्बा ने भी रेडियो पे तकरीर की कि तुम ये जो हरकत है ये टोटली इलीगल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही नहीं है, एंड इनफैक्ट ही शुड नॉट बी प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट मेरे साथ है। और पार्लियामेंट एक्चुअली लुमुम्बा के साथ थी, मेजॉरिटी पार्लियामेंट लुमुम्बा के साथ थी। मेन इंडिपेंडेंस लीडर, एलिक्वेंट स्पीकर वगैरह जो था वो लुमुम्बा ही था, और कैसावुबु जो है ना वो एक तरह का फिगर हेड था, मगर वो ही वॉज नॉट द मेन लीडर एक्सेट्रा। So both parliament as well as the legal precedent were on the side of Lumumba. यूनाइटेड नेशंस ट्रूप्स ने बजाय इसके कि लुमुम्बा की साइड लें या उसकी मदद करें, उन्होंने लुमुम्बा को कॉर्डन ऑफ कर दिया, उसके इर्द गिर्द सोल्जर्स खड़े कर दिए कि हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली उसको अंडर हाउस अरेस्ट एक तरह से ले लिया और उसको मजीद रेडियो पे कोई ब्रॉडकास्ट करने से रोक दिया, क्योंकि रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करेगा पब्लिक सुनेगी तो उसकी साइड पे आ जाएगी। मीनवाइल आर्मी चीफ जोसेफ मबूटू, जिसको लुमुम्बा ने ही आर्मी चीफ बनाया था, वो अब तक CIA के ढोल पे आ चुका था। CIA उसको पैसे पुसे भी दे रही थी एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं बाय द वे, अब ये कोई बात छुपी छुपाई नहीं है। उस वक्त इल्ज़ाम था, मगर अब ये सारी डिक्लासिफाई हो चुकी चीज़ें। तो मबूटू ने कहा कि कू कर देते हैं। मबूटू ने जनाब अली कू कर दिया और लुमुम्बा जो है अपनी जो जहाँ पे वो था यूनाइटेड नेशंस के इर्द गिर्द कॉम्पाउंड में, वहाँ से निकला और उसने कोशिश की कि मैं अपने ईस्टर्न कॉन्गो के एरिया में जाऊं जहां मुझे पता है कि मेरे सपोर्टर्स बहुत स्ट्रांग हैं। और वो गाड़ी में निकला और ईस्टर्न कॉन्गो की तरफ गया। रास्ते में लोगों को पता चल गया कि लुमुम्बा निकल गया है और ईस्टर्न कॉन्गो जा रहा है, और लोग उसको मिलने आने शुरू हो गए, कोई इधर मिल रहा है कोई उधर मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी मोटरकेड भी स्लो डाउन हो गई, क्योंकि वो रुक रुक के तकरीरें कर रहा था और लोगों को समझा रहा था कि क्या है, विच वॉज अ फेटल मिस्टेक इन माई ओपिनियन। अगर वो पहुंच जाता अपने बेस एरिया में फिर नहीं उसको रोक सकता था कोई। वो फौज ने कहा और CIA ने कहा और बेल्जियम वालों ने कहा इससे पहले कि ये सैनिसविल पहुंच जाए इसको किसी तरह पकड़ो, अगर ये पहुंच गया तो फिर तो गेम सारी अप है। तो यही हुआ कि फरवरी 61 के अंदर उसको उसके मोटरकेड को पकड़ लिया, उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके उसको ले गए, उसको मारा पीटा। ये देखो इसको पहले जीप में रखा हुआ है, तो वहाँ पे उसको तस्वीरें भी हैं, वीडियो भी है। उसको पकड़ के काफ़ी राइफल बट से मारा, उसको ठुडे मारे वगैरह वगैरह सब कुछ किया। यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूज टू प्रोटेक्ट लुमुम्बा। यूनाइटेड नेशंस को लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर को बचाओ, वो इसी ने तुम्हें बुलाया था उसको बचाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं जी, वो जब कॉम्पाउंड में था वहाँ पे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, अब हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। 20,000 ट्रूप्स बैठा UN का, और प्राइम मिनिस्टर उनकी आंखों के सामने जो है मरने लगा है और कुछ नहीं करने के लिए वो तैयार थे। उसको टॉर्चर किया, उसको मारा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि ये देखो उसको बालों से पकड़ा हुआ है। फिर उसको ये भी किया कि इधर तो बड़े ठुडे शुडे मारे। उसको जब जहाज़ में लेके गए, जहाज़ में उसको मज़ीद मारा। फिर उसको एक और जगह में रखा, वहाँ उसको मज़ीद मारा। मतलब उसको तकरीबन 2 महीने उसको जो है वो इसी तरह मारते रहे, टॉर्चर भी करते रहे, सब कुछ। ये इसके बाल वगैरह पकड़े हुए, और उसके मुंह में उन्होंने ये वाली तकरीर जो उसने बेल्जियम के ख़िलाफ़ की थी उसको क्रम्पल करके ना उसके मुंह के अंदर डाली कि यू हैव टू ईट योर ओन वर्ड्स। उसकी ये जो गोटी थी उसको शेव कर दी, वो उसके मुंह में डाल दी वगैरह वगैरह। मतलब हॉरिफिक किस्म का टॉर्चर। सारी उसकी शर्ट खून से भर गई और 35 दिन से उसने कोई शर्ट नहीं तब्दील की थी वगैरह। बुरा हाल कर दिया उसका। खाना उसको इतना बुरा देते थे, कहते उसके बारे में कि कुत्ता भी वो खाना ना खाए वगैरह। 3-3 4-4 दिन वो खाना ही नहीं खाता था क्योंकि इतना गंदा खाना था। तो बेसिकली ये सब कुछ वो क्यों कर रहे थे कि लुमुम्बा माफ़ी मांगे, ह्यूमिलिएट हो जाए और माफ़ी मांगे और कहे माई बाप मैं मंजूर कर लेता हूँ कि आप जो है ना यू आर द रियल पावर, और जो मैंने कहा, जो मैंने बोला, जो मैंने किया, जो मैंने सोचा वो सब कुछ गलत था, और मैं आपसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता हूँ। और उनके लिए बहुत ही शॉकिंग और अपसेटिंग भी था कि दर्द में तो बहुत था, उसको मारी जा रहे थे वो वगैरह जो भी होता है, मगर वो एक दफ़ा भी उसने ये नहीं कहा कि मुझे माफ़ी दे दो। उसने कहा ही नहीं कि मुझे माफ़ी दे दो, चुप हो, बस बिल्कुल खामोश। उसकी आंखों के अंदर सख्त तरीन गुस्सा, बट you know, and crying with pain, obviously crying out with pain, but never once did he say forgive me. और उसकी वजह से उनको और गुस्सा चढ़ता था कि ये टूट क्यों नहीं रहा बंदा, और मारते थे उसको, फिर भी नहीं। इनफैक्ट मैं आपको उसकी दिलचस्प बात ये बताऊं कि जब वो 60 के अंदर जब ये सारा रेबेलियन वगैरह हो रहा था,
तो लमुम्बा पर्सनली जाके मोटरकेड में जाके तकरीरें वगैरह करता था। जो रिबेलिंग एरियाज होते थे जहाँ वहाँ जाता था, तकरीर करता था, वो रिबेलिंग एरियाज कहते थे लमुम्बा आ गया, बस अब हम आपके साथ ही हैं, डन होगी डील। यू सो परसुएसिव कि उनको बड़ा डर लगता था। कभी आपको मैं वो CIA की रिपोर्ट्स वगैरह सुनाऊँ ना, कि जब उसको कैप्चर कर लिया ना तो उनको ये भी डर था कि जो उसको, जिन सोल्जर्स ने उसको पकड़ा हुआ है ना, वो भी प्रो लमुम्बा होते चले गए। उनको ये डर था कि ये किसी वक्त छोड़ देंगे इसको किसी तरह से निकालो और इसको मार दो, बिकॉज इज सो डेंजरस। जब ये बात करनी शुरू करता है तो लोगों को परसुएट कर लेता है कि इनके साथ ना जाना। परसुएडिंग का क्या था, उसने यही समझाना था उनको कि ये बेल्जियम की सारी साजिश है। कितने सालों से हम उनके खिलाफ, सैकड़ों सालों से हम लड़ रहे हैं, कितनी सदियों से हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हाउ कैन यू साइड विद देम। और लोगों ने कहना था यस, क्या तुम्हारे विलेज में लोग नहीं हैं जिनके हाथ काटे गए थे, क्या तुम्हारे विलेज के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं हुई, तो लोगों ने साथ आ जाना था। दे वर टेरिफाइड ऑफ लमुम्बा कि ये तो बंदा जो है ना इज सो परसुएसिव कि इसको रोका नहीं जा सकता। खैर फाइनली ही वाज डिफाइंड टू द लास्ट, रिफ्यूज्ड टू बेग फॉर मर्सी। दे टुक हिम, टाइड हिम टू अ ट्री along with 2 of his comrades, shot him dead. इतनी गोलियां मारी उन्होंने उसकी, इतनी गोलियां मारी कि जिसकी हद कोई हिसाब कोई नहीं। वो पूरा गुच्छा गोलियां का उन्होंने इकट्ठा किया by the time they had executed him. और दिलचस्प बात यह है कि फिर बेल्जियम आर्मी ऑफिसर जेरार्ड स्वेते से ये कहा कि आप जो है ना इसकी बॉडी को गायब कर दें, क्योंकि जहाँ पे भी इसकी बॉडी बेरी हो गई वहाँ पे लोगों ने आना है और लोग फिर वहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे और ये वो। तो उसने उसकी बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों के अंदर काट के उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला और 3 दिन सल्फ्यूरिक एसिड में रखा जब तक उसकी बॉडी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई। सिर्फ उसने खुद क्या किया कि उसका एक दांत था, वो दांत उसने एज ए सोवेनियर रख लिया, कुछ बोन्स भी उसकी रख ली एज अ ट्रॉफी कि मैंने लमुम्बा को मारा है। और वो अपने साथ उसको ले गया, उस दांत को बेल्जियम ले गया। और कुछ 40 साल बाद जब वो बूढ़ा हो गया और उसके या पता नहीं बच्चों ने उसको कहा कि ये दांत जो है हम कॉन्गो को वापस करते हैं। This is the only remain of Patrice Lumumba, the independence hero of Congo. And in fact, जब वो दांत वापस आया तो कॉन्गो के लोगों ने एक वहाँ पे उसके लिए एक और बेरियल वगैरह भी सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है, paid their last respects and so on. But उसकी लाश भी नहीं छोड़ी. Imagine that. Meanwhile, मोशे शॉम्बी और कटांगा मिल गए और उसने सडनली 63 में शॉम्बी जो कहता था कि मैंने तो कटांगा को अलहदा करना है, सडनली उसका सारा जो मामला था कि हम अलहदा होना चाहते हैं कॉन्गो से, वो ख़त्म हो गया। उसने कहा मैं तो कॉन्गो का हिस्सा रहना चाहता हूँ। ही अब जब लुमुम्बा मर गया और वो जनाब अली प्राइम मिनिस्टर बन गए और कैसावुबू रिमेन प्रेसिडेंट, कैसावुबू ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इमेजिन लो जी। मगर लुमुम्बा के सपोर्टर्स भी कोई हार तो नहीं मानने लगे थे, वो भी लड़े। और ये पूरा ईस्टर्न एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली लमुम्बा का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। और इसमें उन्होंने एक रिबेलियन ऑर्गेनाइज किया जो 63-64 तक चलता रहा, कॉल्ड द सिम्बा रिबेलियन। सिम्बा का आपने नाम सुना, वो जो लायन होता है, तो लायन ऑफ अफ्रीका, द सिम्बा रिबेलियन। तो और ये बड़ा इफेक्टिव रिबेलियन था फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एक्सेट्रा। फॉर 2 years ऐसे लग रहा था कि ये जीत जाएंगे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी इसको बैक कर रहा था, इसको सोवियत यूनियन भी बैक कर रहा था, इसको बहुत सारे लोग बैक कर रहे थे, क्यूबा वगैरह एक्सेट्रा। फिर एक और मज़ेदार बात ये हुई कि चे गवारा ने भी कहा ऐसी की तैसी लमुम्बा हमारा हीरो है, मैं खुद जाऊंगा इन कमबख्तों के खिलाफ लड़ूंगा। और वो याद है मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी जब उसने डिस्गाइज पहन लिया था और उसको पता ही नहीं चल रहा था, ही वाज लुकिंग लाइक अ बिजनेसमैन टिड के साथ, व्हाटएवर। तो दैट वाज हिम रनिंग नाउ गोइंग टू secretly going into Congo. Here he is in Congo. ये कॉन्गो में वो पहुंच गया और उसने कहा चलो ऑर्गेनाइज करें इस रिबेलियन को और लड़ें इन कमबख्त बेल्जियम इंपीरियलिस्ट के खिलाफ और इनकलाब करें यहाँ पे। खैर चे गवारा was not all that successful etc. और जो लमुम्बाइस थे वो एक तरफ सिम्बा रिबेलियन हो रहा था, तो दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर भी दे वर गेनिंग द मेजॉरिटी। तो जब डेमोक्रेटिक तरीके से भी लड़ भी रहे थे, डेमोक्रेटिक तरीके से भी वो हर तरह से पॉपुलर तो बहुत था। तो लुमुम्बा जो लुमुम्बा के फॉलोअर्स थे, अब वो पार्लियामेंट में भी दे वर गेनिंग पावर और सिम्बा रिबेलियन वाज आल्सो गेनिंग पावर। तो फिर CIA ने, बेल्जियम वगैरह ने ये फैसला किया कि यहाँ जमहूरियत नहीं हो सकती, कॉन्गो में जमहूरियत नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्गो के अंदर अगर जमहूरियत होगी तो लुमुम्बा के फॉलोअर्स जो है वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। वी कांट अलाउ दैट टू हैपन।
तो उन्होंने फिर मबूटू से कहा कि 65 में एक और कू कर दो, पहले तुमने एक किया हुआ है, अब एक और कर दो। लो जी, उसने 65 में एक और कू कर दिया, तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, और जो लुमुम्बाइस थे उनको पकड़ के एग्जीक्यूट किया, किसी को जिला वतन कर दिया, किसी को जेल में तुन दिया वगैरह, रिप्रेशन कर दी, बिल्कुल दबा दिया लोगों को। और पीछे से ऑब्वियसली अमेरिका का पैसा भी था, बेल्जियम का पैसा भी था, और लोगों का पैसा भी था। इन 71 ही देन रीनेम्ड द कंट्री। ही सेड अब इसका नाम कॉन्गो नहीं होगा, अब इसका नाम जाहिर होगा, और मेरा नाम जोसेफ मबूटू नहीं होगा, मैं भी अपना नाम अफ्रीकन रखूंगा, तो मैं अपना नाम मबूटू सेसे सीको रखूंगा। और कटाबा प्रोविंस को भी मैं शाबा प्रोविंस बोलूंगा, और जो रिवर कॉन्गो है उसको भी मैं जाहिर रिवर बोलूंगा। दिस वाज पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ मबूटू कॉल्ड अफ्रीकनाइजेशन। और ये सिर्फ जाहिर में या कॉन्गो में नहीं हो रही थी, पूरे अफ्रीका में ऑब्वियसली ये वेव थी कि भाई जो कॉलोनियल पीरियड के नाम हैं, स्ट्रीट्स के नाम हैं, वो क्या ज़रूरत है हमें कि हम एक शहर है उसका नाम लैलपुर रखें। लैलपुर का शहर पता ना कौन सा है, वो लायल के ऊपर रखा गया, अब उसको नाम आपने चेंज कर दिया, और क्या नाम रखा, फैसलाबाद। क्यों फैसलाबाद नाम रखा? किंग फैसल के पीछे, ठीक है ना। सारे नाम जो हैं वो चेंज करके वो बनाए जो कि उनकी अपनी कल्चर के साथ जुड़े हुए थे, ना कि कॉलोनियल हेरिटेज के साथ। और 74 के अंदर जाहिर ने, मबूटू ने जो फॉरेन ओन्ड कंपनीज थी उनको भी नेशनलाइज कर दिया, मगर इस नेशनलाइजेशन के खिलाफ वेस्ट नहीं था। स्ट्रेंजली इस नेशनलाइजेशन के खिलाफ वेस्ट नहीं था। जब कैस्ट्रो ने नेशनलाइजेशन की, या आर्बेंज ने की, या साल्वाडोर अयेंदे ने नेशनलाइजेशन की, तो उस नेशनलाइजेशन के साथ खिलाफ थे, या ईरान के मुसद्दक ने नेशनलाइजेशन की, उसके साथ खिलाफ थे। मगर इसके क्यों नहीं खिलाफ थे? इसके खिलाफ इसलिए नहीं थे क्योंकि मबूटू और बड़ा अच्छा काम कर रहा था वेस्ट के लिए। मिसाल तौर पे सबसे पहले अंगोला के अंदर जो पोर्चुगीज़ नेशनलिज्म के खिलाफ तहरीक चल रही थी, MPLA की, ऑगस्टिनो नेटो की तहरीक चल रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके खिलाफ उसने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, यूनिटा और FNLA को ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट द मेन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन अंगोला। तो पोर्चुगीज़ भी खुश थे कि मबूटू थैंक यू यार, तुमने हमारी लाज रख ली। चैड के अंदर ही वॉज हेल्पिंग अगेंस्ट लिबिया बेसिकली। उस ज़माने के अंदर मौमार गद्दाफी वॉज अ अरब नेशनलिस्ट हीरो, एंटी इंपीरियलिस्ट हीरो एक्सेट्रा। उसी ने ये गद्दाफी इसीलिए उसके पीछे भुट्टो ने ये गद्दाफी स्टेडियम भी बनाया, इट्स नेम्ड आफ्टर हिम। तो चैड के अंदर गद्दाफी की फोर्सेस की और प्रो फ्रेंच फोर्सेस की लड़ाई हो रही थी, तो उसमें भी उसने प्रो फ्रेंच फोर्सेस की मदद की। इसी तरह मोज़म्बिक में उसने रेनामो के साथ मिलके फ्रेलिमो के ख़िलाफ़ जो है वो एक बगावत की, आप कह लें रेनामो को सपोर्ट किया। रेनामो जो है वो साउथ अफ्रीका बैक्ड था। सो साउथ अफ्रीका, जाहिर वाज वर्किंग अगेंस्ट द मोज़म्बिकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो कि पोर्चुगल से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे। और युगांडा के अंदर ही वाज एडिंग रेबल्स अगेंस्ट इडी अमीन, और रवांडा और बुरुंडी के अंदर ही वाज सपोर्टिंग द हुटू रिजीम्स वगैरह। सो 5 मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो प्रो वेस्टर्न पॉलिसी थी उसको वो फॉलो कर रहा था। तो वेस्ट ने कहा कि ठीक है यार, ये नेशनलाइज करना चाहता है तो इसको करने दो, और कितना अच्छा काम कर रहा है। बाकी पूरे अफ्रीका के अंदर इस मबूटू ने रोक के रखा हुआ है, अदरवाइज ये सारे का सारा सदर्न अफ्रीका जो है ये तो प्रो सोवियत यूनियन हो जाना है, या कम से कम एंटी वेस्ट हो जाएगा। तो इसने रोक के रखा हुआ है, इसने हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मगर इस सब चीज़ों के बावजूद इसके कि उसने ये नेशनलाइज भी कर दी चीज़ें, बावजूद इसके कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एड भी उसको आ रही थी, बावजूद इसके कि उसको पूरी बैकिंग थी वेस्ट की, और बावजूद इस चीज़ के कि सरकार उसके पास कॉन्गो की मिनरल वेल्थ मौजूद है, कॉपर मौजूद है, इतना कुछ और मौजूद है, फिर भी जो वेस्ट ने रिलेशंस बनाए जाहिर के साथ वो ऐसे थे कि जिसमें जाहिर इनएविटेबली फेल इनटू द डेट ट्रैप। 1989 में जाहिर कुड नो लॉन्गर पे बैक इट्स डेट टू बेल्जियम। आयरनी ऑफ आयरनी, चेक करो, वही कंट्री जिन्होंने इनको कॉलोनाइज किया, अब उसको डेट के जरिए कॉलोनाइज रखा। और जब वो पे बैक नहीं कर सकते थे 89 के अंदर, तो उसको रीनेगोशिएट करना था। और उस रीनेगोशिएशन में IMF और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि ये जो तुमने नेशनलाइजेशन की थी ना बच्चू 70s के अंदर है, ये सारी प्राइवेटाइजेशन करो, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह जो है वो कट करो, ले ऑफ्स करो, करेंसी डिवैल्यू करो, इन्फ्लेशन होती है सानू कोई परवाह नहीं, मैस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ के नतीजे में जाहिर में इंट्रोड्यूस हुई।
मबूटू ने बहरहाल 1990 में ये भी कहा कि अच्छा मैं बैक ऑफ करता हूँ, और उसने कहा कि मैं मल्टी पार्टी इलेक्शन भी करवा दूंगा, ऑपोजिशन भी आ जाए, क्योंकि 1990 तक उनको पता था सोवियत ब्लॉक भी टूट रहा है, सोशलिस्ट ब्लॉक जो है वो टूट रहा है, अब हमें इतना कोई खतरा नहीं है, तो अमेरिका वाज काइंड ऑफ बैकिंग ऑफ ऑन ऑल ऑफ दैट। मगर 89 में वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो उनसे रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करवाए, उसके नतीजे में इतनी तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी फैली और इन्फ्लेशन फैली कि 91 के अंदर एक बहुत बड़ा राइट शुरू हो गया, और फिर दोबारा 93 के अंदर एक और राइट शुरू हो गया, और इन दोनों राइट्स में सोल्जर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए। सोल्जर्स भी अपना डिसिप्लिन लूज कर गए, और इंस्टेड ऑफ ओबेइंग देयर जनरल्स एक्सेट्रा एंड ऑफिसर्स, उन्होंने भी लूटिंग शुरू कर दी। एक कंप्लीट ब्रेकडाउन एक तरह से होना शुरू हो गया। और 1994 में नेक्स्ट डोर नेबर रवांडा के अंदर जो हुटूस और टुटसीज के दरमियान लड़ाई चल रही थी, उसके नतीजे में hundreds of thousands of Hutus were crossing over the border and coming into Zaire now. इस सारी चीज़ की वजह से सिचुएशन सारी अब तब्दील हो गई। मबूटू भी काफ़ी बुढ़ा हो गया, और रवांडा ने बेसिकली लॉरेंट कबीला को बैक करना शुरू किया कि तुम मबूटू के ख़िलाफ़ जो है वो रेवोल्यूशन लीड कर रहे हो, और तुम उसको लीड करो, हम तुम्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करेंगे। और लॉरेंट कबीला कामयाब हो गया, और 96 के अंदर उसने 97 तक उसने जो है किंशासा को भी टेक ओवर कर लिया, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट नाउ ऑफ ज़ाइर, एंड इमीडिएटली ही रीनेम्ड द कंट्री एज कॉन्गो। मबूटू वाज ओवर इन 97 फाइनली आफ्टर ऑल ऑफ दीज ईयर्स। 65 में वो उसने इक़्तिदार हासिल किया, और इनफैक्ट एक्चुअली तो 60 में भी उसने कू किया, और उस वक्त से लेके 97 तक ज़ाइर वाज बेसिकली अंडर द शैडो ऑफ मबूटू सेसे सीको। अच्छा, ये लॉरेंट कबीला कौन है? ये लॉरेंट कबीला ये सारी खड़ा हुआ है, और इसके साथ कौन है? चे गेवारा। लॉरेंट कबीला वाज अ यंग मैन जब चे गेवारा 1965 में कॉन्गो आया इनकलाब करने के लिए, एंड सो ऑन, एंड ही वाज अ सपोर्टर ऑफ चे गेवारा। तो यानी लॉरेंट कबीला बेसिकली लेफ्टिस्ट था। मगर अब 97 में व्हेन ही कम्स टू पावर, कोई सोवियत यूनियन तो है नहीं, कोई बहुत बड़ा सोशलिस्ट ब्लॉक तो है नहीं, मगर बहरहाल लॉरेंट कबीला ने ये सोचा कि नहीं, ये जो सारा स्ट्रक्चर मबूटू ने बनाया है, IMF वर्ल्ड बैंक ने बनाया है, वेस्ट ने सपोर्ट किया है, बेल्जियम ने सपोर्ट किया है, इस सारे स्ट्रक्चर को तब्दील करना होगा। सो की माइनिंग एसेट्स को उसने नेशनलाइज किया, उसने वेस्टर्न मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस वगैरह को लिमिट करना शुरू किया, उनके ऊपर लिमिटेशंस प्लेस की, और उसने चाइना के साथ माइनिंग डील साइन की, और दूसरी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी। वेस्टर्न कंट्रीज़ तो परेशान हो गई, उन्होंने कहा चाइना इज़ द इंपीरियलिस्ट पावर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चीन के साथ डील कर रहे हो, हमारे साथ डील करो। और उनको डर सबसे बड़ा ये था कि जो माइनिंग वेल्थ है कॉन्गो की, वो हमारे हाथ से खिसक जाएगी, चीन के पास चली जाएगी। उसमें कॉपर भी था, उसमें कोबाल्ट भी था, उसमें कोल्टन भी था, उसमें डायमंड्स भी थे, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से खिसक जाएंगी। ये सब चीज़ें चीन के कंट्रोल में तो नहीं थी, ये सब चीज़ें बेसिकली वेस्ट के कंट्रोल में थी। ये प्रो वेस्टर्न स्टेट ही था ना ज़ाइर, प्रो अमेरिकन था, प्रो बेल्जियम था, फ्रांस वगैरह, तो वही वहाँ पे आके इन्वेस्ट भी किया करते थे। सो बेसिकली US, ब्रिटेन एंड बेल्जियम दैट डिसाइडेड कि रवांडा और युगांडा के ज़रिए हमने लॉरेंट कबीला को गिराना है, ठीक है। In fact, Uganda and Rwanda had helped Laurent Kabila to come to power. उन्होंने एड असिस्टेंस भी दी थी, मगर उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब कबीला वही करेगा जो हम उसको कहेंगे, उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनीज को उसी तरह सपोर्ट करेगा, वही पॉलिसी फॉलो करेगा। बट कबीला, although he had taken help from Rwanda as well as Uganda, had no intention of being a puppet of Rwanda and Uganda, or of the West for that matter. He was a nationalist, he had fought with Che Guevara, he had his own ideas. He said, नहीं, Congo is for the people of Congo. तो उसने कहा कि रवांडा और युगांडा के जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं, जो इस वक्त मेरी फोर्सेस के साथ हैं, उन सबको मैं टाइम देता हूं कि वो अब घर चले जाएं। जो वो काम कर सकते थे वो उन्होंने कर लिया, अब कॉन्गो के लोगों के ऊपर है सब कुछ जो हम करेंगे। उसने उसको एक्सपेल कर दिया। लो जी, जब उसने उसको एक्सपेल किया तो रवांडा और युगांडा ने कहा कि हम तो अब जंग करेंगे आपके खिलाफ, कबीला को नहीं हम छोड़ेंगे, इसको हमने नहीं बख्शना। कबीला ऑन द अदर हैंड अलाइंड विद चाइना, लिबिया एंड अंगोला, तीन ऐसी रियासतें जो आपको पता है कि एंटी वेस्टर्न समझी जाती थी या जो भी। तो एक तरफ रवांडा और युगांडा ने अटैक कर दिया कॉन्गो के ऊपर, तो दूसरी तरफ अंगोला, जिम्बाब्वे, नमीबिया ने अपने ट्रूप्स भेजे टू कॉन्गो कि हम कॉन्गो और लॉरेंट कबीला की मदद करेंगे। चाइना ने भी मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन
का वादा किया और उनको एड वगैरह दी। लिबिया ने भी कबीला को फाइनेंशियली और मिलिटरीली सपोर्ट किया, और इवन नॉर्थ कोरिया ने भी कहा कि हम भी आपकी मदद करेंगे, हम भी आपको मिलिट्री और सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से आपकी ट्रेनिंग वगैरह और आपको एडवाइस करेंगे। सो बिगैन द सेकेंड कॉन्गो वॉर फ्रॉम 98 to 2003. The West was backing Rwanda and Uganda कि ये कॉन्गो को इन्वेड करें, और अंगोला, जिम्बाब्वे, चैड, नामीबिया सेंट ट्रूप्स टू हेल्प द कॉन्गो। और इस जंग के अंदर यानी कि ये एक तरह की अफ्रीका के अंदर एक किस्म की वर्ल्ड वॉर है। 5-6 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, अफ्रीकन स्टेट्स। पीछे कौन बैठा है? पीछे वेस्टर्न पावर्स बैठी एंड सो ऑन। कॉन्गो को जो है गिराना है, लॉरेंट कबीला को ख़त्म करना है। लॉरेंट कबीला के फॉलोअर्स भी हैं और अपोनेंट्स भी हैं, और ये इतनी कमबख्त घटिया और बुरी जंग हुई कि इसमें 5 मिलियन बंदा either was died fighting or died out of starvation or died because of disease. It's a war imposed upon Congo by the West. 5 मिलियन बंदा और इसमें तबाह बर्बाद हुआ। इसके बाद इन्होंने 1999 के अंदर एक लुसाका सीज फायर भी किया, और उसने कहा कि हम डायरेक्टली इन्वेड नहीं करेंगे, मगर अब इनडायरेक्टली द वॉर वाज प्राइवेटाइज्ड। बजाय इसके कि रुवांडा और युगांडा खुद इन्वेड करे, उन्होंने मजीद आगे प्राइवेट मिलिशियाज पैदा कर दिए। रुवांडा ने आरसीडी मिलिशिया बैक किया, which took control of the coltan mines in eastern Congo. Uganda backed the MLC rebels. They took a hold of the gold and diamonds in the north, etc. और इन warlords के साथ और इन war groups के साथ जो युगांडा और रुवांडा भी बैक कर रहे हैं और वेस्ट भी बैक कर रहा है, कौन आके जुड़ गया? मल्टीनेशनल कंपनीज। जी हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज ने कहा कि हम इन ग्रुप्स को बैक करते हैं। आपने वो फिल्में देखी ना? अगले दिन मैं कैसीनो रॉयल देख रहा था, जेम्स बॉन्ड की मूवी। उसमें हमेशा आपको दिखाते हैं वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के क्रेजी किस्म के मिलिशियाज होते हैं अफ्रीकन, जो बच्चों को भी सोल्जर्स को इस्तेमाल करते हैं, और जेम्स बॉन्ड जो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। असल में किस्सा कहानी बिल्कुल उलट है। जेम्स बॉन्ड रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, ये वेस्ट ने ही पैदा किए वहाँ पे, और मल्टीनेशनल कंपनीज एक्चुअली उनको सपोर्ट कर रही थी और उनको पैसे दे रही थी, क्योंकि इन वॉरलॉर्ड्स के जरिए वो किसी ना किसी माइन को, किसी एरिया को टेक ओवर कर लेते थे, और फिर किसी रियासत से तो डील करना नहीं है, एक वॉरलॉर्ड से डील करना है, तो कोई लेबर लॉ नहीं, औने पौने दाम, वहां से जो मर्जी लूटना है लूटते चले जाओ। ये हो रहा था। यूनाइटेड नेशंस ने इस पे 2001 में, मेरी बात अगर आपको भरोसा नहीं है तो यूनाइटेड नेशंस ने इसमें 2001 में एक पूरी रिपोर्ट लिखी, बड़ी तफसीली, सिक्योरिटी काउंसिल को दी। उन्होंने ये कहा कि 85 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं विच आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर मिनरल्स एक्सेट्रा, और इसमें मेजर कोऑपरेशंस यूरोप की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, एशिया की। इनफैक्ट दिलचस्प बात ये, उन्होंने नाम लेके बताया कौन सी कॉरपोरेशन है। ये आप देख सकते हैं, कैबोट कॉरपोरेशन है, इट वाज यूजिंग कोल्टन। ओएम ग्रुप है, मेजर बायर ऑफ कोबाल्ट। एंग्लो गोल्ड अशांटी, साउथ अफ्रीका, यूके, they were also financing militias in Congo to maintain gold mining. Belgium और Swiss diamond trading वगैरह थी। कभी वो फिल्म देखी ब्लड डायमंड? वो भी इसकी चीज़ के बारे में कि किस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे मिलिशियाज को सपोर्ट कर रही थी टू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। 2001 में लॉरेंट कबीला वाज असैसिनेटेड बाय हिज ओन बॉडीगार्ड। उसका जो बेटा है जोसेफ कबीला, नाउ ही सक्सीडेड टू हिज फादर, ही सेड कि मैं लीड करूँगा एक्सेट्रा। फिर एक और पीस डील हुई 2002 में। हेयर ही इज जोसेफ कबीला सिटिंग ओवर हियर। ये छोटी सी डॉन की रिपोर्ट है, जिस किसी ने पाकिस्तान में पढ़ी नहीं होगी, पढ़ी भी होगी तो समझी नहीं होगी कि ये मामला है क्या। यूनाइटेड नेशंस पैनल ने साफ साफ कहा कि ये जानबूझ के जंग को खींच रहे, लंबा कर रही मल्टीनेशनल कंपनियां, क्योंकि इनको फायदा है कि सिविल वॉर होती रहे वहाँ पे। बहरहाल इन्होंने वहाँ पे बड़ी मुश्किल से डील की, और जो लीडर्स ऑफ द मेन रेबल ग्रुप्स थे, इनफैक्ट जोसेफ कबीला ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, भाईजान आ जाएं, गवर्नमेंट में आ जाएं, लड़ाई बस करें। इतनी बड़ी कंसेशन भी कर दी। मगर ऑफ कोर्स इतनी आसानी से तो नहीं सारा मामला तय हो जाता। वॉर एंड डेट कंटिन्यूड। बाय February 2006, although Joseph Kabila had a new constitution and a new flag, elections were held, he won the elections, he became president of the country, मगर जंग फिर भी जारी रही। rebel forces captured major army bases etc. कॉन्गो ने बार बार कहा कि रुवांडा और युगांडा जो है ये टूटसी रेबल्स को बैक कर रहे हैं और हमारे मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, मगर कोई सुन नहीं रहा था। बाय 2010 they were in deep deep debt.
वर्ल्ड बैंक और IMF ने यह कहा कि ठीक है हम आपके 8 बिलियन डेट में माफ़ कर देते हैं। पेरिस क्लब ने भी यह कहा कि हम आपकी आधी डेट माफ़ कर देते हैं, मगर हमारी शर्त है। शर्त क्या है कि आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी, और ख़ास तौर पे जो मिनरल का सेक्टर है, मिनरल्स का जो मामला है, उसमें जो है ना अकाउंटेबिलिटी करनी है। किसको अकाउंटेबिलिटी करनी है? पब्लिक को नहीं, आपको पता ही है फिर किसको अकाउंटेबिलिटी करनी है। Loji created a mega crisis, Congo in mega crisis. He won the election again in 2011. West ने वो election कबूल नहीं किया. They never wanted Joseph Kabila etc. in power. Opposition ने भी उसको कबूल नहीं किया. By 2017, this conflict had caused 1.7 million people to flee their homes, internally displaced people. Congo is one of the worst places in the world in this regard. Imagine करो 5 million बंदा जंग के अंदर, 1.7 million बंदा displaced etc. 2019 में फिर election हुआ, and this time now the opposition won and Joseph Kabila was defeated. What has happened to Congo, in other words, is कि King Leopold का ये ज़ाती एम्पायर होता था. पूरे का पूरा कॉन्गो जो है वो किंग लियोपोल्ड का ज़ाती एम्पायर होता था. एक पीरियड ऐसा आया कि जब नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, जिसके नतीजे में बेल्जियम को ये कबूल करना पड़ा कि अब हम यहाँ हुकूमत नहीं कर सकते, मगर मिनरल रिसोर्सेज पे और इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे वो काबिज रहना चाहते थे. उस पे काबिज रहने के लिए उन्होंने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का मेन लीडर है उसको असैसिनेट कर दिया, उसको मार दिया, और नेशनलिस्ट मूवमेंट को मिलिट्री कू के ज़रिए सप्रेस कर दिया. पहले कटांगा प्रोविंस को अलहदा किया और ये सारा सिलसिला करके उन्होंने उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज अपने कंट्रोल में रखे. इसको हम कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म. और उन्होंने ही 65 से लेकर 1991 तक एक वन पार्टी डिक्टेटरशिप को कायम रखा कि कभी भी लुमुम्बाइस्ट जो हैं, लुमुम्बा के फॉलोअर्स जो हैं, वो इक़्तिदार में ना आ सकें. और वो थी डिक्टेटरशिप मोबूटू सेसे सीको की, जो कि पूरे सदर्न अफ्रीका के अंदर वेस्ट जो भी उनको काम करवाना चाह रहा था लिबरेशन मूवमेंट्स और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के खिलाफ, ही वॉज देयर मेन मैन. ही वॉज देयर मेन मैन जो ये सारा काम कर रहा था. मगर वेस्ट ने अपने ही पपेट स्टेट को और अपने ही पपेट रूलर के हवाले से हाथ इतना तंग रखा हुआ था कि 1989 फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया, जिसके नतीजे में राइट्स हो गए, जिसके नतीजे में मोबूटू को कम से कम मल्टी पार्टी इलेक्शन कॉल करना पड़ा. फिर भी हेड वही था, मगर उसने कहा ठीक है कोई छोटी मोटी जमहूरियत भी कर लो, तुम भी पार्लियामेंट में आके एक दूसरे के खिलाफ बक बक कर लो, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है, असल इक़्तिदार तो मेरे पास है, सिक्योरिटी एपरेटस तो मैं अपने पास रखूंगा. अब इस सारी चीज़ के नतीजे में जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ वगैरह हुई, जो जायर की जो रियासत थी, जो स्टेट था, नंबर एक ना तो वो डेमोक्रेटिक स्टेट कभी बन सका, नंबर दो जो डिक्टेटोरियल किस्म का स्टेट बना वो भी नियो लिबरल रिफॉर्म्स के नतीजे में बिल्कुल श्रिंक डाउन टू द मिनिमम हो गया. वो कहते हैं ना रियासत छोटी करो, रियासत छोटी करो. लो जी, वो रियासत इतनी छोटी हो गई कि इफेक्टिव ही नहीं रही. जब वो इफेक्टिव ही नहीं रही तो उसके वैक्यूम में क्या पैदा हुआ? ये आप तो सोच रहे होंगे उसके वैक्यूम में ये पैदा हुआ कि लोग बड़े आज़ाद हो गए, अब हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अब हमें रियासत तंग नहीं करेगी. नहीं, उसके वैक्यूम के अंदर मिलिशियाज supported by Uganda, Rwanda as well as by multinational companies took up that space. और उन मिलिशियाज ने उन मिनरल्स को प्राइवेट आर्मीज बना के अपनी अपनी जो मोनोपोलाइज कर लिया और औने पौने दाम उनको हासिल किया और एक्सप्लॉइट किया और उनसे पैसे खूब बनाए. This is what happened with the privatization of that and the destruction of the Zairian state thanks to neoliberal reforms. और उन्होंने इतनी वेल्थ लूटी इससे कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये कहती है कि वॉरलॉर्ड्स के ज़रिए और मल्टीनेशनल कंपनीज, वॉरलॉर्ड्स बैक्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज के ज़रिए एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 बिलियन डॉलर्स की वेल्थ कॉन्गो से चोरी हुई है. अंदाज़ा करो, अगर 10 बिलियन डॉलर्स कॉन्गो के पास हो तो कॉन्गो ये हाल तो ना हो उस बेचारे मुल्क का. 20 बिलियन हो तो मौजे कर रहे हो. एक वक्त था, मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, जब मोबूटू ये कहता था 70s में कि जायर का मैं पर कैपिटा इनकम यूनाइटेड स्टेट्स वाला बनाने जा रहा हूँ, और एक्चुअली जायर उस पीरियड में वाज डूइंग ओके कंपेयर टू अदर अफ्रीकन कंट्रीज. और अब ये हाल है, अंदाज़ा करें आप. जनाब अली, मैं आपको वो लिस्ट भी आपके सामने रख रहा हूँ जो यूनाइटेड नेशंस ने तैयार की है उन कंपनीज़ की. उन कंपनियों के नाम बाकायदा उन्होंने दिए हुए, अफ्रीकन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, अफ्रीमैक्स, अहमद
डायमंड कॉरपोरेशन, पता नहीं कौन है ये अहमद, एच पोंग वगैरह। चलें ये कंपनीज के नाम है, उनको छोड़ें, आप कंट्रीज देखें, साउथ अफ्रीका, यूके, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, यूके, बेल्जियम, गाना, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, यूएसए, साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, थाईलैंड, यूके, बेल्जियम, यूएसए, बेल्जियम, डीआरसी, यूके, स्विट्जरलैंड, सेंट किट्स, कनाडा, यूएसए, बेल्जियम, डीआरसी, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, जिम्बाब्वे, यूएसए, बेल्जियम, बर्म्यूडा, मलेशिया, जर्मनी, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूके, कजाकिस्तान, बेल्जियम, चाइना, एक दफ़ा आ गया, यूएसए, फिनलैंड, जिम्बाब्वे, ओके, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, सेंट किट्स, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, बेल्जियम, यूएई, साउथ अफ्रीका, कनाडा, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, यूएसए, बेल्जियम, यूएसए एंड इजराइल एंड साउथ अफ्रीका। who took over the wealth? साफ जाहिर है, आई डोंट हैव टू रिपीट इट। बेल्जियम है, यूएसए है, फ्रांस है, कनाडा भी है, आई मीन द वेस्ट बेसिकली दे टुक ओवर द वेल्थ। और ये वेल्थ कहाँ जाती है? आज जब आप क्लास से निकलेंगे और आप अपना मोबाइल फ़ोन निकालेंगे और आप कहेंगे कितना अच्छा मेरा फ़ोन है, आप उसको शो ऑफ भी करेंगे, आप थोड़ा सा फ्लैश भी उसको करेंगे। तो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट द फैक्ट कि इसके अंदर जो लिथियम है, इसके अंदर जो कोबाल्ट है, इसके अंदर जिन मिनरल से ये मोबाइल फ़ोन बना है, वो मिनरल्स कहाँ से आए हैं? वो आए हैं कॉन्गो से। और वो किन कंडीशन से आए हैं? मैं चाहता हूं कि आज जब आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तस्वीर को याद रखें कि यहाँ से डिग आउट होते हैं ये इन चाइल्ड लेबर, ये बच्चे जो हैं यहाँ पे ये पत्थर तोड़ रहे हैं जहाँ से ये आपको आपका कोबाल्ट निकाल के देंगे। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस पिक्चर, दिस इज़ अ लिथियम माइन, कोबाल्ट माइन एक्सेट्रा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाथ से चूंटियों की तरह कॉन्गो के लोग being paid starvation wages are taking out the mineral wealth of their country, giving it to these big multinational companies, etc. Being controlled by these horrific militias, जो कि उसी तरह बच्चों के किसी के हाथ काट देते हैं, कहीं चाइल्ड सोल्जर्स को इस्तेमाल करते हैं, horrific barbarities करते हैं, backed by the top multinational companies of the world. और इन कंडीशंस में इन्होंने लोगों को रखा हुआ है, बच्चों को रखा हुआ है। ये देखो यहाँ से ये पानी से निकाल रहा है कि किसी तरह हमें कोबाल्ट मिल जाए या लिथियम मिल जाए या जो भी मिनरल्स हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर, दिस इज़ व्हाट द वेस्ट डिड टू द कॉन्गो।